नमस्कार दोस्तों, मैं इंस्तिपाल आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल जेएस क्लासेस पर। प्यारे दोस्तों, आप हमसे पढ़ रहे हैं होम साइंस, जिसमें जो हम इसमें पढ़ा रहे हैं वो चल रहा है आपका पारिवारिक बजट। तो बजट के अंतर्गत 2 क्लास हो चुके हैं और आज आपकी तीसरी क्लास और लास्ट क्लास बजट की है। आज हम आपको बता देंगे कि किस प्रकार से बजट हमारा पूरा होता है, किस प्रकार से आपका आज बजट की क्लास आपकी आज फुल होने वाली है। तो हमने आपको बताया था कि बजट क्या है। बजट वह है जो हमारे आय व्यय तथा बचत के लेखे जोखे को ही हम बजट कहते हैं। इसे पूर्व अनुमानित या कह लीजिए अनुमानित, इसे पूर्व अनुमानित या फिर कह लीजिए अनुमानित जो आय व्यय होता है उसी को हम बजट कहते हैं। तो चलिए हम आज देखते हैं, अगला पॉइंट हमारा रहेगा बजट के उद्देश्य, कि जो हमारे पारिवारिक बजट होते हैं इसके उद्देश्य क्या होते हैं। तो आप यहाँ पे हेडिंग डालेंगे बजट के उद्देश्य। बजट के उद्देश्य। देखिए, पहले हम आपको एक बात बता दें। उद्देश्य बहुत ही कह लीजिए या फिर कह लीजिए बहुत ही इम्पोर्टेंट शब्द है ये उद्देश्य। हमें अपनी लाइफ में किसी चीज़ का उद्देश्य निर्धारित करना चाहिए। किसी चीज़ जो एम हमारा होता है, टारगेट होता है, उसके लिए हमें उद्देश्य, उसका वो हमारे लिए उद्देश्य होता है, उसको हमें पूरा करना चाहिए। कि मतलब इसका आखिर जो हम कर रहे हैं इसका कुछ ना कुछ उद्देश्य या फिर ऐसे किए जा रहे हैं। पहली बात तो हमें जो भी अच्छा लगता है, जिसमें आपको लगता है कि हमारा फ्यूचर सेट हो रहा है, आपको वह कार्य करना चाहिए, निसंकोच करना चाहिए। यदि आपको कुछ भी अच्छा लग रहा हो, कुछ भी चीज़ में इंटरेस्ट है तो आप वो करिए ही नहीं बल्कि उसमें आप एकदम निपुण हो जाइए। कि हाँ, अगर आपके सामने वो कार्य आ जाए कभी तो आप ये ना कह सकें कि हमें इस चीज़ में ये चीज़ नहीं आती है। आप फिलहाल तो सर्वदाता कोई नहीं होता है, मतलब सर्वज्ञानी, लेकिन होना क्या चाहिए कि हमें कोशिश करनी चाहिए। देखिए, व्यक्ति क्या होता है, जीवन भर ऑल लाइफ कोशिश करता रहता है, कुछ ना कुछ सीखता रहता है। देखिए, प्रॉब्लम उसी की लाइफ में आती है जो कुछ करना चाहता है, वरना जो कुछ नहीं करना चाहता है उसकी लाइफ में प्रॉब्लम कैसी। सुबह उठे, खाए पिए, इधर उधर टहले, शाम हो गई, फिर खाए पिए, फिर सो गए। ये कोई इंसान की लाइफ नहीं होती है, ये कोई अच्छे व्यक्ति की लाइफ नहीं होती है। उसको जब वो शाम को सोता है, रात को सोता है, तो उसको वो अपने माइंड में कुछ ना कुछ बिठा के सोता है कि हाँ, सुबह उठ के हमें ये करना है, या फिर कह लीजिए इतना पढ़ना है, इतना सब कुछ करना है। तो क्या है, आपको सुबह से शाम रात को जब आप लेटते हैं तो आपको रहता है माइंड में कि कल हमें क्या करना, और आज हमने क्या क्या किया और क्या बच गया है जो हम कल करेंगे। तो आपका टारगेट होना ही चाहिए। आप बिना टारगेट के, कह लीजिए कि बिना टारगेट के कोई व्यक्ति अच्छा ही नहीं लगता। जिस प्रकार से आप कह लीजिए कि जीतने के लिए हारना जरूरी होता है, उसी प्रकार से हमें अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए कई बार हारना पड़ेगा, कई बार गलतियां होंगी, कई बार ऐसी सिचुएशन आएंगी कि आपको लगेगा कि ये हमसे नहीं हो पाएगा, पर आपको कोशिश करते रहना है लगातार, और आप उस कार्य को जरूर कर पाएंगे। ठीक है, तो बस मेरा यही है आप लोगों से कहना कि आप लोग अपना कार्य या फिर कह जो भी करते हो उसमें मन लगा के कीजिए। क्योंकि आपके फैमिली वालों ने, आपके मम्मा पापा ने आपको कुछ करने के लिए यदि भेजा है, यदि कहीं कुछ आपसे कुछ उम्मीद रखी है, तो आपका वही फर्ज बनता है कि आप उनकी उम्मीदों पे खरा उतरें, ना कि उनको ठेस पहुंचाएं। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं बजट के उद्देश्य हमारे क्या होते हैं। तो प्यारे फ्रेंड्स, हमारे बजट के उद्देश्य होता है, तो हम इसमें हेडिंग आपको क्यों बताते हैं, क्योंकि हेडिंग से क्या होता है, हेडिंग से हमें क्लियर होता है। खासकर देखिए, जब हम एग्ज़ाम देते हैं, मतलब जो रिटर्न वाले एग्ज़ाम होते हैं हमारे, कह लीजिए, तो उसमें अगर हम देखिए, पहली मेन बात अर्थ होता है, परिभाषा होती है, उसके बाद में हम उसके अंतर्गत जितना कुछ लिखते हैं, यदि हम उसमें हेडिंग डाल के लिखेंगे
तो जो एग्जामिनर जो चेक करने वाला आपकी कॉपी को चेक करेगा उसको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा समझने में कि इस बच्चे ने स्टूडेंट ने इस कॉपी में क्या राइट किया है। तो उसको सहनता से वो आपकी कॉपी को चेक कर पाएगा और आपको अच्छे मार्क्स दे पाएगा। तो इसीलिए मेरा यही एम रहता है कि हम कोई भी चीज़ याद करें, कोई भी कुछ भी आप लिखें तो उसका एक ना एक टारगेट जरूर होना चाहिए कि हाँ हमको अच्छे से लिखना है, अच्छी हैंड राइटिंग बट मेरी तो नहीं है, बट आप बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए पहले हम हेडिंग इसमें डालेंगे आय का सही ज्ञान। सही ज्ञान इसका उद्देश्य क्या होता है? हमारा पारिवारिक जो बजट होता है, बजट का पहला हमारा उद्देश्य हो जाएगा कि आय का सही ज्ञान। देखिए बजट हम बनाते हैं तो उसमें हर चीज़ की हम उसमें हर चीज़ उसमें मिनिमम मात्रा में हमें पता होती है कि किस चीज़ से मतलब कितना क्या है। तो आय का हमें सही से ज्ञान हो जाता है कि हमारे घर पे कितनी इनकम आ रही है, उसका हमारा अच्छे तरीके से हमें क्या होता है ज्ञान हो जाता है कि आय का ज्ञान कि हम किस समय हमें कितना धन कितने मनी मतलब कहाँ से कितना धन हमें अर्जित होता है, कितना प्राप्त होता है। तो हमें पहला हमारा उद्देश्य हो जाएगा कि आय का सही ज्ञान होना। चलिए दूसरे हम हेडिंग डालेंगे सदस्यों की आवश्यकता पूर्ति के लिए ज्ञान होना कह लीजिए या फिर कह लीजिए कि या फिर आप कह लीजिए कि सदस्यों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए जो मतलब ज्ञान होना है। जैसे कि हम जब बजट बनाते हैं तो हमें पता होता है या फिर हमें पता होना चाहिए। पहले से तो पता होता नहीं है, लेकिन जो हम अपनी फैमिली के अंतर्गत रहते हैं तो उसमें जितने फैमिली मेंबर हमारे रहते हैं तो जो बजट तैयार करता है, देखिए बजट तैयार करना बहुत ही ज़रूरी होता है। देखिए अक्सर क्या होता है हम मतलब गांव में क्या है जो मतलब महिलाएं बेचारी जो महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं होती हैं उनको यही नहीं पता है होता है कई महिलाओं की आखिर बजट क्या होता है, उनको नहीं पता होता कि बजट क्या होता है। हालांकि वो अपना कार्य मतलब वो अपना सब व्यवस्थित रखती हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि बजट क्या होता है। तो प्यारे दोस्तों उसमें क्या होता है सदस्यों की आवश्यकता की पूर्ति के उसमें हमें हमारा दूसरा उद्देश्य हो जाएगा कि जो हमारे फैमिली मेंबर रह रहे हैं उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। तो ये हमारा दूसरी हेडिंग हो जाएगी। हमारी तीसरी हेडिंग हो जाएगी आय व्यय के अनुपात का ज्ञान व रहन सहन की उन्नति करना उन्नति ठीक है। आय व्यय के अनुपात का ज्ञान तथा कह लीजिए या फिर तथा कह लीजिए रहन सहन की उन्नति। देखिए जब हमें पता होगा हमें अनुपात होता है किसका, आय और व्यय, कितनी हमारी आय है और कितना हम खर्च करते हैं, इसका हमें इसके अनुपात का ज्ञान हमें हो जाता है। और जिससे क्या होता है जब हमें इसका ज्ञान हो जाएगा कि कितना हमें धन मिलता है महीने का खर्च करने के लिए और कितना हम बचा पाते हैं, ठीक है, कितना बचा पाते हैं और अपनी फैमिली को उन्नति की ओर ले जा सकते हैं। ये हमारा तीसरा पॉइंट हो गया। आई होप आप लोगों को यहाँ तक की बात आपको समझ में आई होगी। अब चौथा पॉइंट जो है वो लिखेंगे हम आय व्यय पर नियंत्रण व
बचत। देखिए एक हेडिंग हमारी ये हो जाएगी कि आय और व्यय पर नियंत्रण व बचत। देखिए आय और व्यय पर नियंत्रण किस प्रकार से कर पाएंगे, जब हमें नियंत्रण, इस नियंत्रण उसको बोलते हैं कि जिससे हम अपने मतलब जो हम अपनी कह लीजिए कि जितनी हमें आवश्यकता होती है हम उतना ही खर्च करें, बेफजूल के खर्चे ना करें। तो आय जितनी हमारी आय आती है जो हम व्यय करते हैं उस पर थोड़ा नियंत्रण करें, थोड़ा उसको कंट्रोल में रखें, थोड़ा मतलब उसमें क्या करें, वह सेविंग क्या करते हैं उसको बचत करें, उसमें बचाएं। कि मतलब ये नहीं कि आपको 100 रुपये दे दिए गए और आपने पूरे 100 के 100 रुपये खर्च कर दिए और उसके अलावा में आपने कर्ज भी कर दिया 10-15 रुपये का। तो ये नहीं होना चाहिए। हमें होना चाहिए कि अगर हमें 100 रुपये मिले हैं तो हमें उसमें से 70 या कह लीजिए 60 रुपये खर्च करने हैं और बाकी क्या है बचा के रखना, सेविंग करना है। हालांकि मुश्किल होता है पर जब हम कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, एक हमारी ये हेडिंग हो जाएगी। जो हमारी आएगी 5वीं हेडिंग, आय में वृद्धि को प्रोत्साहन प्रोत्साहन प्रोत्साहन। देखिए अगली हमारी हेडिंग है आय में वृद्धि को प्रोत्साहन। जब आय है, आय में हमें आय की जो हमें वृद्धि करवानी चाहिए उसके लिए हमें प्रोत्साहित करना होगा। किसको, लोगों को, हमें अपने फैमिली मेंबर को क्या प्रोत्साहित करना होगा आय के लिए, कि आय हमारी किस प्रकार से इनकम में बढ़ोतरी हो सके। इसमें छठी हेडिंग कौन सी हो जाएगी, तो छठी हमारी हो जाएगी अनावश्यक खर्चों पर रोक। अनावश्यक खर्चों पर रोक। ठीक है, अनावश्यक खर्चे जैसे हमने बता दिए कि ऑलरेडी हमारे पास किसी भी चीज को ले लीजिए आप, कि आपके पास अच्छी मात्रा में है, अच्छे प्रकार से आपके पास है, आपको उसकी जरूरत भी नहीं है, आप तब भी उसको लिए जा रहे हैं, तो वो क्या हुआ, अनावश्यक हुआ। जो हमारी आवश्यकता से परे हो यानी आवश्यकता से बाहर हो तो वो अनावश्यक ही होगा ना। तो हमें क्या करना चाहिए, जब बेफजूल के खर्चे हैं उन पर रोक लगानी चाहिए। अनावश्यक जो है खर्चे नहीं करने चाहिए। क्यों नहीं करने चाहिए, ताकि हमारी जो परिवार की आर्थिक स्थिति होती है उसमें सुधार आ सके। देखिए जो गरीब, जो कह लीजिए कि जो रिच मैन होता है यानी जो अमीर व्यक्ति होता है वो गरीब लोगों को तभी समझता है जब उसने अपनी लाइफ में गरीबी को देखा होता है ना। और जिसने अपनी लाइफ में कभी गरीबी देखी ही ना हो उसको अनुभव नहीं होता, उसको ज्ञान नहीं होता कि आखिर गरीबी किस प्रकार से होती है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अनावश्यक खर्चों पर रोक लगा के अपने अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को समझना चाहिए कि आखिर हमारी आर्थिक स्थिति किस प्रकार से है। तो मैं आप लोगों से उम्मीद रखती हूँ कि जो बजट के उद्देश्य हैं वो मैंने बताए हैं आपको। आय का सही सही ज्ञान होना, देखिए परिवार के, सॉरी यहाँ पे परिवार नहीं लेकिन आप कह लीजिए परिवार के सदस्यों के आवश्यकता को पूर्ति के लिए ज्ञान होना, आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए ज्ञान होना, आय व्यय के अनुपात का ज्ञान व रहन सहन में उन्नति होती है। ठीक है, मतलब उन्नत करना, और आय व्यय पर नियंत्रण व बचत करना, आय में वृद्धि को प्रोत्साहन करना, अनावश्यक खर्चों पर रोक। आप लोगों को यहाँ तक की बात समझ में आई होगी। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं और हम आप हेडिंग डालेंगे, इसमें हो जाएंगे बजट द्वारा प्राप्त ज्ञान। बजट द्वारा प्राप्त ज्ञान क्या होता है, तो आप हमारे साथ बने रहिए। मैं आपको बताती हूँ कि बजट द्वारा जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है वह कौन कौन सा होता है। तो हम पहली हेडिंग इसमें भी डालेंगे सदस्यों की संख्या
का ज्ञान, सदस्यों की संख्या का सदस्यों की संख्या का ज्ञान। और दूसरी हमारी हो जाएगी परिवार की आय का ज्ञान, परिवार की आय का ज्ञान। तीसरी हमारी हो जाएगी व्यय के मदों का ज्ञान। तीसरी हमारी हो गई व्यय के मदों का ज्ञान। चौथी हमारी हो जाएगी बजट की अवधि का ज्ञान। और पांचवी हमारी हो जाएगी बचत का ज्ञान। फ्रेंड देखिए, हम आपको बताते हैं, जो हमारा बजट है इसके द्वारा जो हमें ज्ञान जो प्राप्त होता है, जो नॉलेज मिलता है कि कौन कौन सी कह लीजिए क्या क्या हमें बजट के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें हैं जिनका हमें ज्ञान हो जाता है। नंबर 1 पे हमारा आता है सदस्यों की संख्या का ज्ञान। सदस्यों की संख्या का ज्ञान बजट से प्राप्त होने वाला जो ज्ञान होता है, तो पहली हमारी हेडिंग है सदस्यों की संख्या का ज्ञान। तो हमें बजट जब हम बनाते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हमारे फैमिली के अंतर्गत कितने मेंबर रहते हैं, कितने फैमिली मेंबर हैं, और उन सबको कौन कौन सी चीज की किस समय पर क्या जरूरत पड़ सकती है। दूसरी हमारी हो जाएगी हेडिंग परिवार की आय व्यय का ज्ञान। तो हमें पता चल जाता है इसमें कि कितनी हमारी इनकम आ रही है और कितना हम किस चीज में कितना खर्च कर रहे हैं। ये हमारी दूसरी हेडिंग हो जाएगी। तीसरी हमारी है व्यय के मदों का ज्ञान, यानी कि किस चीज पे कितना खर्च होता है, कितने में आटा आता है, कितने में चावल आता है, कितने में तेल आता है, कितने नमक तेल हल्दी मिर्चा जो मतलब कुछ भी होता है। और फिर कह लीजिए कि कपड़े वगैरह जो भी आते हैं, मतलब फर्नीचर वगैरह, जिसमें किस वस्तु में कितना व्यय होता है, कितना खर्च होता है, ये आ जाएगा। चौथी हेडिंग हमारी हो जाएगी बजट की अवधि का ज्ञान होना। तो कह लीजिए कि बजट की अवधि का किस प्रकार से ज्ञान होता है। तो जब हम बजट को तैयार करते हैं तो उसमें हमें यह पता होता है, या फिर यह हमें ये हमारी जहन में आ जाता है कि हम एक हफ्ते का यदि हमने बजट बनाया था तो हमारा इतना सब खर्च हुआ था, तो उसी प्रकार से 1 महीने का, 6 महीने का, 2 महीने का, तो इस प्रकार। या फिर कभी कभी क्या होता है वार्षिक भी हम बजट बना लेते हैं, तो उसमें क्या है काल अवधि का अर्थ होता है समय मतलब टाइम। तो उसका भी हमें टाइम पता चल जाता है, टाइम पीरियड पता चल जाता है कि बजट अवधि का ज्ञान कि किस प्रकार से कितने समय में कितनी चीज समाप्त हो सकती है, कितनी चीज रह जाती है, उसका ज्ञान हो जाता है। और 5वां पॉइंट है इम्पोर्टेंट कि बचत का ज्ञान। तो बजट जब हम बनाते हैं तो उसके अंतर्गत हमें आ जाता है कि बजट का ज्ञान क्या होता है, सॉरी बचत का ज्ञान भी हमें हो जाता है कि प्रत्येक महीने में या फिर कह लीजिए प्रत्येक हफ्ता में, 6 महीने में, 1 साल में हमें सब कुछ खर्च करके कितना हमारा बचत, कितनी हमारी सेविंग होती है, कितना हमारे पास शेष धन जो है रह जाता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम डालते हैं अगला पॉइंट। अगली हमारी हेडिंग है जो वो हो जाएगी बजट के प्रकार, टाइप्स ऑफ बजट। तो जब हम बजट के प्रकार की बात करेंगे तो हमारा आ जाएगा नंबर 1 पे संतुलित बजट। संतुलित बजट इसमें क्या आता है फ्रेंड, तो इसमें हमारा आता है जो संतुलित बजट होता है, इसमें हम जितना कमाते हैं उतना ही खर्च कर लेते हैं। होता क्या, जितना हम कमाते हैं उतना ही
खर्च कर लेते हैं। हमें आगे मतलब हमें नहीं पता रहता है, हम नहीं जान पाते हैं कि हमें हम जो मतलब हमारे फ्यूचर है उसमें भी हमें कुछ सेविंग करके रखनी है, कुछ बचाना है, जिससे हमारे जो फ्यूचर है वो अच्छा हो सके। बट ऐसा नहीं होता है, क्यों? क्योंकि ये जो हम कमाएंगे, जितना हमारी आय इनकम आएगी उतना ही हम खर्च कर देंगे, तो शेष धन हमारे पास नहीं रह जाएगा, जिससे हमारे फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसे क्या बोलते हैं? संतुलित बजट। ये बजट मेरे अकॉर्डिंग अच्छा नहीं होता कि हमें जितनी इनकम है उतनी ही हमने खर्च कर ली। यदि आपको किसी ने कह लीजिए 500 रुपये दिए और आपसे कहा कि आप मार्केट जाइए, वहाँ से सब्जी वगैरह लेके आइए, तो आपके पास 500 रुपये हैं, तो आप वहाँ पे गए, आप सब्जी वगैरह तो ले लिए हैं, अब आपको जो ज़रूरत नहीं है वो भी चीज़ खरीद रहे हैं, तो आपको हो सकता है कि आपको 500 रुपये मिले हैं, उसमें से आप जितनी मतलब आपको ज़रूरत है, जितनी आपको नीड है, हमें इतनी चीज़ चाहिए, इतनी मार्केट से सब्जियां चाहिए, तो आप उतनी ही लें, ना कि ज़्यादा लें। जिससे क्या होगा? आपके पास सेविंग हो जाएगी, आपके पास पैसा जो है वो बच जाएगा। ये प्रत्येक व्यक्ति का फर्ज होता है, या फिर कह लीजिए प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि उसको फ्यूचर प्लान जरूर करना चाहिए। तो हमारा हो जाएगा संतुलित बजट। ठीक है। अब हमारा दूसरा जो है वो हमारी हेडिंग आती है घाटे का बजट। फ्रेंड, अब ये घाटे का बजट क्या होता है? तो ये घाटे का बजट हमारा वह बजट होता है जिसमें हम कमाई कम होती है हमारी और खर्चा अधिक हो जाता है। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। इसमें क्या होता है? इसमें अक्सर लोग परेशान रहते हैं क्योंकि उनके पास इनकम इतनी नहीं होती है जितने कि वो खर्च कर लेते हैं। तो होता क्या है? तो उनको कर्ज लेना पड़ जाता है। इसमें क्या है? उनको कर्ज भी लेना पड़ जाता है। तो वो हमेशा क्या चिंतित रहते हैं एक बात को लेकर कि हमने जिससे कर्ज लिया उसको हमें चुकता भी तो करना है। ये तो है नहीं कि आपने जिससे वो आपको दान में दे देगा, एक बार दे देगा, 2 बार दे देगा। अब आप यदि बार बार उससे कोई चीज़ वस्तु मांग रहे हैं या फिर कह लीजिए रुपये पैसे मांग रहे हैं, तो आपको वो बार बार फ्री में या फिर बार बार आपको दान में नहीं दे सकता। तो आपको उसमें क्या टैक्स भी लगेगा, कर्ज जब आप लेंगे तो उसमें ब्याज भी वो डालेगा, तो उससे क्या होगी? उसकी इनकम बढ़ेगी। तो आपको ये चाहिए कि आपको घाटे का बजट नहीं बनाना चाहिए, कि घाटे का बजट है नहीं बनाना चाहिए। आप लोगों ने सुना होगा कि हमें पैर उतने ही पसारने चाहिए जितनी कि हमारी चादर हो। इसका मीन्स ये होता है फ्रेंड्स कि हमें उतना ही खर्च करना चाहिए जितना हमारे पास हो, और हमें चाहिए क्या कि हम जितना हो सके उसमें से हम बचा सकें उससे। और ये जो घाटे का बजट है ये क्या कहता है? ये कहता है कि जितना हमारे पास इनकम नहीं उससे ज़्यादा हम खर्च करेंगे। जिसको जो करना है वो कर ले, तो जिसको जो करना है वो कर ले, वो नहीं करेगा। उससे आपकी लाइफ से दूसरे को क्या मतलब, दूसरे को क्या इंटरफेयर करना आपकी लाइफ में। बट आपको चाहिए कि हम अपने फ्यूचर में किस प्रकार से कामयाब हों, तो आपको घाटे का बजट भी नहीं बनाना चाहिए। तीसरा हमारा आता है बचत का बजट। इसमें क्या होता है? जो घाटे का बजट होता है इसमें व्यक्ति हमेशा चिंतित रहता है, हमेशा परेशान रहता है, परिवार उन्नति की ओर नहीं बढ़ता है, जो हमारी फैमिली वो वहीं के वहीं स्थापित रहती है, वो आगे नहीं बढ़ सकती। संतुलित है उसमें भी क्या सुबह कह लीजिए मजबूरी भी होती है, लेकिन फिर भी आप लोगों को चाहिए कि आप कुछ कुछ उसमें से सेविंग करके आप आगे की ओर बढ़ सकते हैं। अब देखिए आ गया हमारा तीसरा जो है वो आ गया बजट। बचत का बजट ये सबसे उत्तम बजट माना गया, सबसे अच्छा सबसे सही बजट माना गया। क्यों? इसका रीजन है बचत का बजट। इसमें क्या होता है? हमारी जितनी इनकम आती है, जितनी हमारी कमाई होती है, उससे हम बहुत ही कम खर्चा करके फ्यूचर के लिए प्लान करते हैं, सेविंग करते हैं, और जितनी हमें नीड आवश्यकता होती है हम उतना ही खर्च करते हैं, ज़्यादा नहीं खर्च करते। अपने बेफजूल के खर्चे नहीं करते हैं, उन पर रोक लगाते हैं, अनावश्यक वस्तुएं उनको नहीं लेते हैं। तो ऐसे लोग क्या होते हैं? वो उनका फ्यूचर भी अच्छे से प्लान होता है और वो अच्छे से लाइफ भी अपनी जी सकते हैं।
तो हमें बजट हमें हमें कोई किसी भी चीज़ का बजट बनाते समय हमें बजट का विशेषकर ध्यान रखना चाहिए। तो आपके ये हमारे हो गए 3। इसमें क्या होता है, इसमें हमेशा परिवार एक संपन्न फैमिली रहती है, हमेशा सुख समृद्धि आती है उसकी फैमिली में। तो आपके ये हो गए हैं परिवार के बजट, यानी बजट के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ बजट, ये हो गया है। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं और आपको हम बजट बताते हैं। बजट के आदर्श बजट, आदर्श बजट के भाग अब देखिए इसके पार्ट क्या होते हैं आदर्श जो बजट है। तो 1 नंबर पे हम हेडिंग डालेंगे प्रारंभिक बजट। प्रारंभिक बजट, प्रारंभिक बजट, ये जो हमारा प्रारंभिक बजट होता है इसके अंतर्गत क्या आता है, ये क्या करता है, हमारी सूचनाएं एकत्रित करता है। सूचनाएं एकत्रित करना, सूचनाएं एकत्रित करना तथा आय व्यय का ध्यान रखना, ये कौन करता है, हमारे प्रारंभिक बजट के अंतर्गत आता। सूचनाएं कैसी, देखिए सूचनाएं उस प्रकार की न्यूज कह लीजिए कि जो डेली मतलब कह लीजिए कि जो हमें आवश्यकता जिस चीज़ की उसकी सूचना हम तक पहुंचाता है। ये जो प्रारंभिक बजट होता है उसकी हमें सूचना पहुंचाता है कि किस चीज़ की कितनी आवश्यकता है। देखिए अब सेकेंड हमारा आ जाएगा, कह लीजिए अनुमानित लिख लीजिए, अनुमानित या कह लीजिए मध्य भाग। इसमें क्या होता है, ये जो हमारा अनुमानित बजट होता है इसके जो मध्य भाग होता है इसमें हमारा दैनिक जो हम रोजमर्रा में यूज करते हैं उसका हिसाब किताब करता है। उसका हिसाब किताब हमारा अनुमानित या मध्य करता है। उसका हम अनुमान लगाते हैं, रोजमर्रा के दैनिक के हिसाब किताब रखना कह लीजिए, उसको क्या कहते हैं, अनुमान लगाते हैं कि कितना हमें कितना खर्च होता है। तीसरी हमारी हेडिंग है वो आ जाएगी अंतिम भाग। अंतिम भाग, ये हमारी जो अंतिम हेडिंग है वो क्या आ जाएगी, ये क्या करता है, विभिन्न मदों पे कुल खर्च कितना हुआ है। ये जो अंतिम भाग ये बताता है कि कितना खर्च हुआ है। अब चलिए आपको शुरुआत से, प्रारंभिक भाग वो होता है जो हमारी सूचना एकत्रित करता है, और अनुमानित वो होता है जो हम खर्च करते हैं उसका अनुमान लगाते हैं, और अंतिम भाग वो होता है जो हम बताते हैं कि किस चीज पे कितना खर्च हुआ है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक की क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं और हम हेडिंग डालेंगे बजट की मुख्य मदें। सर्वप्रथम बात करें कि व्यक्ति की जरूरत क्या होती है, आवश्यकता उसकी कौन सी होती है। तो सबसे पहले उसका आ जाएगा भोजन, कपड़ा और मकान। उसके बाद सारी आवश्यकताएं आती हैं। तो आप हेडिंग डाल लीजिए। वैसे मतलब हेडिंग हम इसलिए डलवाते हैं, इसलिए आपको हेडिंग से उससे क्या होता है, आपको याद भी होता है, और आप ये 2-3 बार उसको देख लेंगे या फिर कह लीजिए आप कॉपी में उतार के आप पढ़ लेंगे तो उसमें क्या होगा, तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ये जो बजट की क्लास है ये हमारी किसके लिए इम्पोर्टेंट है, तो वो हमारी होम साइंस जितने भी गर्ल्स लोग हैं, जितने भी जिसको भी ज़रूरत है। देखिए हमने आपको पहले भी कई क्लास में बताया, आज भी बता रहे हैं कि कोई भी नॉलेज हमारा मिथ्या यानी झूठा नहीं होता, या फिर कह लीजिए कि कोई भी नॉलेज है वो कभी बेकार नहीं जाता। हमें जहाँ से जिस चीज़ की प्राप्ति हो हमें करनी चाहिए, किसे छोड़कर बस गंदी आदतें
और कह लीजिए कि गलत रास्ते पे हम ना जाए उसको छोड़ के, और हमें जिस जहाँ से भी अच्छा ज्ञान नॉलेज मिलता हो आपको वहाँ से नॉलेज लेना चाहिए, वो कोई भी हो। अक्सर क्या होता है, हमें फैमिली से ही अच्छा नॉलेज मिलता है, क्योंकि बचपन से ही हमें घर में ही पहले सर्वप्रथम क्या होता है, हम घर से ही सीखते हैं, अपने फैमिली से ही सीखते हैं किस प्रकार से किसका व्यवहार हो, मतलब किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, वो हमारी फैमिली ही हमें सिखाती है। तो चलिए पहली हमारी हेडिंग है वो हो जाएगी भोजन। भोजन में हमारे देखिए आ जाएगा आटा, चावल, दाल, सब्जियां, नमक इत्यादि चीज, मतलब बहुत सी ऐसी चीजें जो हमारे भोजन के अंतर्गत आती हैं कि किस प्रकार से। दूसरी हमारी हेडिंग हो जाएगी वस्त्र। दूसरी हमारी हेडिंग हो जाएगी जो हम वस्त्र जो हम पहनते हैं, जो हम कह लीजिए कि पहनते हैं, या फिर जो वस्त्र है जो हमारे मतलब यूज में आते हैं, वो हमारे दूसरा हमारी जगह वस्त्र। तीसरी हमारी हेडिंग हो जाएगी, हमारा हो जाएगा आवास। तो देखिए भोजन ये जो इसको हम मानते हैं प्रथम आवश्यकता, प्रथम। जो वस्त्र होती है उसको द्वितीय मानते हैं। क्या मानते हैं, ये जो व्यक्ति होते हैं इनकी द्वितीय आवश्यकता क्या होती है, द्वितीय आवश्यकता, प्रथम आवश्यकता, द्वितीय, तृतीय, तृतीय। तो देखिए नंबर 1 पे आता है भोजन, जैसे कि आटा, चावल, दाल, तेल, अन्य जो आदि कह लीजिए, आदि जो इत्यादि खाने योग्य चीजें होती हैं वो हमारे प्रथम आवश्यकता के अंतर्गत आती हैं भोजन के अंदर। दूसरी हमारी आती है वस्त्र। वस्त्र में हमारे देखिए आ जाते हैं, वस्त्र भी आते हैं जूते, मोजे, सिलाई मशीन और वॉशिंग मशीन, मतलब जहाँ जहाँ पे हमारे कपड़ों का कार्य होता है या फिर कार्य कल्चर नीड होती है, वहां पे हमारा आ जाता है वस्त्र। यानी कि इसको क्या बोलते हैं, इसको मानव की दूसरी आवश्यकता बोलते हैं। तीसरी हमारी हो जाएगी आवास। आवास इसके अंतर्गत हमारा आता है मकान का किराया, मकान को किस्त पर उठाया जाए, जैसे कि कोई किस्त पर लेता है मकान उसको। तो ये तीन जो है ये हमारी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसके बजट की मुख्य मदों के अंतर्गत इसको बहुत ही जरूरी आपको याद रखना है। अब चौथी हमारी हेडिंग जो है वो हम लिखेंगे शिक्षा। क्या लिखेंगे, शिक्षा। शिक्षा में क्या खर्च होता है, जैसे शिक्षा में हमारा होता है कॉपी, पेन, बुक्स, मतलब कह लीजिए जितनी भी हमारे पेन, रबर, कटर जितनी भी होती है हमारी, जो हमारी शिक्षा के जो हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत आती है, जो हमारी शिक्षा के अंतर्गत आती है उसको इसको भी हम क्या कहते हैं, उसी को हम बोलते हैं जो हम शिक्षा के जो शिक्षा के अंतर्गत जो यूज करने वाली, जो प्रयोग में आने वाली वस्तुएं होती हैं, कॉपी, पेन, मुख्य रूप से हमारे पेन, कॉपी, किताब यही होती हैं। बात है वो आ जाएगी स्वास्थ्य संबंधी व्यय करना। व्यय जैसे कि बीमारी पे खर्च करा, जो बीमारी पे हम खर्च करते हैं, कह लीजिए जो हम चिकित्सक को चिकित्सालय में व्यय करते हैं, जो हम वस्तु जगह धन देते हैं अपनी बीमारी पे खर्च करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, उसको हम बोलते हैं स्वस्थ संबंधी व्यय। जैसे कि इससे क्या होता है, सडनली से कोई हमारी फैमिली के अंतर्गत बीमार पड़ जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा ही बीमार पड़ जाता है, जिसपे अधिक धन व्यय होता है, तो उससे क्या होता है हमारा बजट है वो गड़बड़ में आ जाता है। वो क्या है, कह लीजिए कि उसको बजट जो हमारा है वो गड़बड़ा जाता है, जो हमारे अकॉर्डिंग बना होता है वो उसमें से बिगड़ जाता है, तो उसको संभालने में बहुत ही टाइम लगता है। हेडिंग डाल लीजिए आप। पांचवी हो गई, ये हो गई छठी, व्यक्तिगत व्यय। आप लोगों ने सुना होगा कि व्यक्तिगत कह लीजिए किसी चीज कोई दो लोगों में यदि झगड़ा हो रहा हो, यदि हम उसमें बोल दे बीच में, तो वो कहते हैं ये हमारा आपसी मैटर है, यानी कि जो ये हमारा व्यक्तिगत मैटर है,
तो आप इसमें इंटरफेयर ना करें। तो व्यक्तिगत यानी कि जो हमारा मनोरंजन वाले साधन कह लीजिए हैं, जो हम जो व्यक्ति ओनली कह लीजिए जो हमारे लिए हैं, कि मनोरंजन के लिए हैं, बाइक है, स्कूटर है, फ़ोन है, टेलीविज़न है, इत्यादि चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे व्यक्तिगत यानी कि खुद के अंतर्गत आती हैं, उसी को हम बोलते हैं व्यक्तिगत व्यय। आ जाएगी अन्य व्यय। अन्य व्यय जैसे कि होते हैं, कह लीजिए कि बिजली का बिल, पानी का बिल, मकान का बिल, और मतलब मकान का कह लीजिए किराया देना, और किसी भी चीज़ का लिए है वो कर्ज चुकाना, वो हमारे अन्य व्यय के अंतर्गत आ जाता है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक की क्लास कह लीजिए यहाँ तक की क्लास आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे और आपको बताएंगे इसके अंतर्गत क्या क्या वस्तु क्या जो रह गया है वो अभी हम आपको एक एक करके समझा रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। के निर्माण में जो बाधाएं आती हैं, फिर उसको कह लीजिए प्रभावित करने वाली जो बाधाएं आती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। तो आप यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिए, बजट निर्माण को प्रभावित कारक कह लीजिए या फिर कारण कह लीजिए, कि जो हमारे बजट जो है, जो हम बजट निर्माण बनाते हैं तो उसमें या फिर कह लीजिए जो बाधा उत्पन्न होती है या फिर उसको प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं। देखिए, हम कोई भी कार्य करते हैं, किसी भी कार्य को लेकर से एकदम से कह लीजिए कि उत्सुक होते हैं तो उसमें बाधाएं जरूर आती हैं। कोई भी हो तो बिना बाधाएं, बिना समस्या के कोई भी हल नहीं होता। यदि हम कुछ भी मतलब किसी चीज़ का टारगेट बना रहे हैं तो उसमें बाधा सिंपल तरीके से जरूर आएगी। तो आपको उससे डरना नहीं है, आपको उससे डटकर मुकाबला करना है। यानी कि किससे मतलब आपको आपके टारगेट तक पहुंचने के लिए रास्ते में जितनी भी चीज़ें आती हैं उनसे आप डटकर मुकाबला करें, ना कि उनसे डरें। आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि होता क्या है, माना गया है कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली या सबसे ज़्यादा बुद्धिमान जो होता है उस इंसान को ही बताया गया है। तो आप ये ठान के चलिए कि अपने माइंड में ये बिठा लीजिए कि ऐसा कौन सा कार्य है, ऐसा कौन सा काम है जो हम नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसा कौन सा कार्य है जो हम नहीं कर सकते। तो यदि आपके जहन में ये घुस जाएगा कि ये हमसे नहीं होगा, तो आपसे नहीं होगा। यदि आप ठान लेंगे ये क्यों नहीं होगा, तो वह आपसे जरूर हो जाएगा। ठीक है, तो आप उससे डरे नहीं, आप उससे डट के मुकाबला करें। तो हमारी पहली हेडिंग इसके अंतर्गत आ जाएगी, वो आ जाएगी हमारी शिक्षा का अभाव। शिक्षा का अभाव, कि शिक्षा का अभाव हो वो किस प्रकार से होता है। कि जो शिक्षा का अभाव मतलब अशिक्षित है, यानी कि कमी होना। देखिए, हमारे गांव कह लीजिए गाँव में अधिकतर ऐसी महिलाएं हैं जो अपने कह लीजिए कोई भी ऐसी आर्थिक स्थिति के कारण पढ़ाई नहीं कर पाती हैं, तो उनको पता नहीं होता है कि आखिर बजट क्या होता है और किस प्रकार से बजट जो है वो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। तो वो क्या करती हैं, बिना बजट, बिना कोई टारगेट, बिना कोई तैयारी करे अपनी फैमिली को यूं ही चलाती हैं। पर होता क्या है, कई लेडीजें ऐसी होती हैं जो पढ़ी लिखी ना होकर भी पढ़ी लिखी होती हैं, क्योंकि उनके फैमिली में कोई ना कोई पढ़ा लिखा जरूर होता है। वो उनको अच्छी अच्छी बातें बताता है। जैसे कि मम्मा जो होती हैं, माँ जो होती है, वो अपने बच्चों को हमेशा ही अच्छी मतलब बातें बताती है, अच्छे रास्ते पर ही ले जाती है। तो जो ये है, ये क्या एक बाधा उत्पन्न करती है, हमें बजट बनाने में एक बाधा उत्पन्न करती है। जब कह लीजिए पढ़े लिखे नहीं होंगे, खासकर होता है कि कितना भी कोई पढ़ा लिखा नहीं हो, कह लीजिए कि अब शिक्षा का अभाव इस प्रकार से कि बिल्कुल ही पढ़ा लिखा जो ना हो, तो उसको लिखना भी ना आता, तो वो कहाँ से पढ़ लेगा कि इसमें कितना क्या लिखा है। तो उसको सूची बनाने में, बजट बनाने में बहुत ही समस्या उत्पन्न होगी। तो उसको बहुत ही समस्या उत्पन्न होगी, उसी को हम कहते हैं शिक्षा का अभाव। यानी कि ये भी हमारे बजट के निर्माण में एक बाधा उत्पन्न करती है।
दूसरी हमारी आ जाएगी सामाजिक कुरूप। ये क्या होती है, कह लीजिए कि ये जो सामाजिक कुप्रथाएं हैं ये एक प्रकार से जकड़े हुए हैं हमारे समाज को। किस प्रकार से? एक प्रकार से जकड़े हुए हैं। जैसे कि कह लीजिए कि होता क्या है, स्त्रियों को हमारे यहाँ पे जो महिलाएं होती हैं उनको कह लीजिए समाज में क्या होता है, जो व्यक्ति होते हैं उनको स्पष्ट रूप से नहीं बताते हैं कि मेरी इनकम कितनी है, कितना हम कमाते हैं और कितना आपको देते हैं, लाकर आपको कितना खर्च करना है उसमें से। तो ये भी एक कह लीजिए कि कुप्रथा ही है कि जो मतलब आप यदि नहीं बताएंगे तो उनको क्या पता चलेगा कि किस प्रकार से इनकम है। वो इस बात से परेशान रहते हैं कि यदि हम इनको बता दें तो ये कहीं इसका दुरुपयोग ना करने लगें। तो इसीलिए ये भी है। तो यहाँ आज इस प्रेजेंट टाइम में भी कई ऐसे लोग भी अभी हैं जो कि स्त्रियों को अपने बराबर नहीं मानते हैं। वो हर बात उनको बताना जरूरी नहीं समझते हैं। हालांकि बहुत सुधार हुआ है। तो ऐसे कह लीजिए कि 100 में से 95% है और 5% अभी भी लोग अशिक्षित ही हैं। कह लीजिए कि अभी मतलब वो इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं अपनी वाइफ को, तो उनको देना चाहिए। तो ये हमारी हो गई बजट के निर्माण में, ये खास करके ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, आप याद कर लीजिए। अब हम अगली हेडिंग है हमारी, अगला जो हमारे बजट के अंतर्गत जो पॉइंट आता है वो आएगा हमारा के जो निर्माण के चरण होते हैं उसमें नंबर 1 पे हमारा आ जाएगा परिवार की आय। सर्वप्रथम जो हमारा परिवार उसमें उसके बजट का जो निर्माण होता है हमारे परिवार के अंतर्गत, तो हमें परिवार की आय का ध्यान उसमें क्या होता है, निर्माण में हमें परिवार की आय का मुख्य रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान। बजट के निर्माण के चरण जो होते हैं इसमें हमारी फर्स्ट हेडिंग हो जाएगी परिवार की आय। यानी कि जो हमारे जो बजट का कह लीजिए उसका निर्माण करते हैं, जब बजट बनाते हैं तो उसमें जो हमारी आय है वो मुख्य रूप से अपना कार्य करते हैं। दूसरी हमारी हेडिंग हो जाएगी तो वो हो जाएगी आवश्यकताओं की सूची की जो हमें मेन जो कह लीजिए जो वस्तुएं हैं जो बहुत ही ज़रूरी होती है, खास करके फैमिली में या फिर कह लीजिए आपके लाइफ में, उनकी जो बजट है उसके अंतर्गत बनाते हैं। तो उसमें आप पढ़े लिखे इसलिए ज़रूरी होती है। आप देखिए अक्सर तर होता क्या है, कह लीजिए गांव में कोई, यदि हम खासकर लड़कियों से कहना चाहते हैं, यदि आप पढ़ रही हैं तो आपके फैमिली वाले आपको पढ़ा रहे हैं तो आप बहुत ही किस्मत वाली हैं, बहुत ही नसीब वाली। क्योंकि होता क्या है, यहाँ गांव में अक्सर क्या बोलते हैं लोग कि आप पढ़ लिख कर क्या करेंगी। उनको ये नहीं नॉलेज होता है कि पढ़ लिख कर यदि उनकी शादी भी हो जाती, कह लीजिए आपको शादी करके जाना है, चोला चौका करना है, तो ये उनकी गलतफहमी है। देखिए पढ़ाई कह लीजिए ज्ञान नॉलेज हमारे लाइफ में बहुत ही अपना महत्वपूर्ण रखता है, बहुत ही महत्व देता है। यदि आप पढ़े लिखे हैं तो आप कहीं भी जा सकती, कहीं भी समाज में बैठ उठ सकती हैं, आपको हर चीज़ के तौर तरीके आते होंगे। यदि आप कह लीजिए कि कोई समस्या रही हो जिससे आप पढ़ाई ना कर पाई हो, उससे वो चलो वो दूसरी बात है। यदि आपको आपके फैमिली वाले, आपके पापा मम्मी भाई जो भी आपको पढ़ाना चाहते तो आप मन लगा के पढ़िए। ठीक है, तो उनके जो सपने हैं आपके प्रति, उनको पूरा करने का आपका फर्ज है। ठीक है, तो हमारा आज हो जाएगा आवश्यकताओं की सूची। तो जो महिलाएं होती हैं वो अपनी पहले से ही आवश्यकताएं, जो उनकी वस्तुएं होती हैं उनकी सूची बना लेती हैं कि हमारे जो बजट है उसके अंतर्गत इतना राशन पानी आ जाएगा, इतने कपड़े आ जाएंगे, इतने छोटे बच्चे हैं, इतने वृद्ध लोग हैं, इतने कह लीजिए युवा लोग हैं, किनको किस चीज़ की कितने टाइम कितनी आवश्यकता होती है। इस सारी चीज़ों की वो सूची बनाती हैं, जिसके उनके बजट में बहुत ही आसानी होती है।
और क्या होता है, वो अच्छे से फ्यूचर भी उनका प्लान होता है, अच्छे से लाइफ चलती है। और किसी भी प्रकार की जो कठिनाइयाँ आती हैं, देखिए ये नहीं होता है कि किसी की लाइफ में कठिनाइयाँ नहीं आती हैं, प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं, बट उसका सोल्यूशन भी होता है। तो बजट से हमें बहुत ही अच्छा लाभ भी मिलता है, कह लीजिए अच्छा लाभ मिलता है। ये हमारी ये हो जाएगी। तो फ्रेंड, आप लोगों के बजट की क्लास आज पूरी हो गई। अब हम आपको बजट में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कह लीजिए होते हैं, वो हम आपको बता दें, जो कि प्रत्येक कंपटीशन में पूछे भी जाते हैं। तो मैंने सोचा आपको ये जो क्वेश्चन है इनसे भी अवगत करा दें। तो देखिए, आता है जो हमारा बजट होता है अनुच्छेद 112 में आता है। और इसका पूरा नाम कह लीजिए, तो इसका पूरा नाम हो जाएगा वार्षिक वित्तीय विवरण। और इसकी डेट जो होती है वो होती है 1 फरवरी। संसद के समक्ष, ये जो कह लीजिए कि संसद के समक्ष बजट को कौन पेश करता है, तो वित्त मंत्री। और सबसे ज्यादा किसने पेश किया है, तो ये मोरारजी देसाई ने 10 बार संसद के समक्ष, संविधान के समक्ष हमारे बजट को पेश किया है। इसके कह लीजिए। और अगला हमारा है ब्लैक बजट ऑफ इंडिया। ब्लैक बजट ऑफ इंडिया कब से कब तक चलेगा, तो ये चला है 1973 से 1974 तक। तो आपके ये 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन हैं, बजट के पूरे होते हैं, और आपकी बजट की क्लास भी आज पूरी होती है। सो फ्रेंड, आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आप मेरी वीडियो को फर्स्ट बार देख रहे हो या देख रही हो, जिसके पास होम साइंस है उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है ये बजट की क्लास, क्योंकि बजट कोई भी लेवल कह लीजिए, कोई भी क्लास हो उसमें ज़रूर आता है। तो फिर मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप जहाँ भी रहें सेफ रहें, अपना और अपनों का ध्यान रखें। धन्यवाद।